सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल के 4 रोजा दौरे पर। राजभवन में होगी इस्तकबालिया तकबीर। मशबूरा में करेंगी ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह। कर्नाटक इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त। जगदीश शेट्टर की सीट पर लड़ेंगे रियासत के जनरल सेक्रेटरी महेश तेंगी नाकाई। कांग्रेस को कर्नाटक में वापसी की उम्मीद। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर महाराष्ट्र में पालघर जिले के दौरे पर। कहा कि बदनवानों के इत्तेहाद को आवाम कभी नहीं करेगी तस्लीम। लोकसभा की तैयारी के लिए आज कारकुनों से करेंगे मुलाकात। वाराणसी में ज़राअत के मारूफ साइंसदानों के G20 इजलास में आज मोटे अनाज और कदीम अनाज को फरोग देने के लिए पेश होगी महर्षि तजवीज़। हैदराबाद में डिजिटल स्किलिंग पर होगी गुफ्तगू। तो वहीं गोवा में इजलास से कबल साहिली समंदर पर मरकजी वजीर डॉक्टर परवीन पवार समेत तमाम नुमाइंदों ने किया योग। सूडान में फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान तसादुम में 185 अफराद की मौत, 1800 से जायद जख्मी। भारत ने इतलात और ताउन देने के लिए वजारत खारजा में कायम किया कंट्रोल रूम। और आईपीएल के दिलचस्प मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 रन से हराकर जीत की पटरी पर लौटी चेन्नई सुपर किंग्स। आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस होंगी आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर हैं। वो मशबूरा में राष्ट्रपति निवास में क़याम करेंगी। सदर जमहूरिया आज मशबूरा में ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह करेंगी। शाम को वो राजभवन शिमला में हुकूमत हिमाचल प्रदेश की जानिब से उनके एजाज में दिए जाने वाले एक शहरी इस्तकबालिया में शिरकत करेगी। सदर जमहूरिया 19 अप्रैल 2023 को नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के जेर तरबियत अफसरान के साथ बातचीत करेंगी। वो शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की 26वें तकसीम असनाद की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया 20 अप्रैल 2023 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का दौरा करेंगी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए सिलसिले में बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। कल जारी की गई 10 उम्मीदवारों की फहरिस्त के साथ ही बीजेपी ने अब तक रियासत की 224 असेंबली सीटों में से 222 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पहली फहरिस्त में 189 और दूसरी फहरिस्त में 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। रियासत की बाकी बची 2 सीटों पर भी पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने महादेवपुरा सीट से मौजूदा मेंबर असेंबली अरविंद लिम्बावली को टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह पर पार्टी ने उनकी बेटी मंजूला अरविंद लिम्बावली को टिकट दिया है। अरविंद लिम्बावली 2008 से इस सीट पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उधर पार्टी की तरफ से नाराज बीजेपी के साबिक लीडर और रियासत के साबिक सीएम जगदीश शेट्टर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शेट्टर की सीट हुबली धारावाड़ वस्त से बीजेपी ने महेश तिंगाना काई को मैदान में उतारा है। कर्नाटक असेंबली 2023 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सीधा मुकाबला है। यहां पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है और इसे बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। तो वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी मकामी लीडरों के साथ चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। और काबिल जिक्र है कि कर्नाटक में 224 सीटों पर असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव 10 मई को होगा और नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। कर्नाटक में आजादाना और मुंसिफाना चुनाव कराने के लिए इंतखाबी कमीशन ने मुख्तलिफ वॉलेट और ऑनलाइन अदायगी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से किए गए लेन देन की निगरानी शुरू कर दी है। कमीशन बैंक खातों से बड़े पैमाने पर छोटी रकम की मुंतकली पर डेटा इकट्ठा करके इसके छानबीन करेगा। कमीशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, रियासती सतह के बैंकर्स कमेटी और सभी ऑनलाइन अदायगी प्लेटफॉर्म और मनी वॉलेट के नुमाइंदों के साथ मीटिंग कर रहा है। महाराष्ट्र लोकसभा की 4 सीटों की
चुनाव मुहिम के लिए बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर मुंबई से मुत्तसिल पाल घर के दौरे पर हैं। मीडिया से बात करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकसभा की 4 सीटों की चुनावी मुहिम की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और इसी सिलसिले में वो मुंबई आए हुए हैं, जिसमें वो पार्टी कारकुनों और चुनावी हल्के के लोगों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत पर बात करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र में लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि बीजेपी के लिए खुश आइंद बात होगी। उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर की गई कार्रवाई पर बात करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो लोग योगी सरकार की मजम्मत कर रहे हैं, दरअसल उनकी सरकार ने ही उत्तर प्रदेश में माफियाओं को तहफ्फुज फराहम किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर का एक मजमून शेयर किया है, जिसका उन्वान था मन की बात 100 तक पहुंची। ये पूरे मुल्क में अवामी तहरीक शुरू करती है। मरकजी वजीर ने लिखा कि किस तरह से मन की बात अपने मवाद के साथ साथ लोगों और माशरे के साथ बातचीत के इख्तराई तरीके के लिहाज से मुनफरिद है। इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के मन की बात के 100वें एपिसोड की आमद के साथ ही मुल्क भर में एक अवामी तहरीक शुरू हो गई है। एक अखबार में लिखे गए मजमून में उन्होंने कहा कि भारत की कोविड वैक्सीन की कहानी की कामयाबी का ज्यादातर सहरा मन की बात को जाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जामे नुक्ता नजर को सबकी तरफ से बेमिसाल हिमायत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अवाम पर मबनी तरक्की का मॉडल है, जिसने उन्हें इतना मकबूल बनाया है। उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम एक रेडियो टॉक के तौर पर शुरू हुआ था और अब इसे कई जबानों में मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया के जरिए नशर किया जा रहा है। हैदराबाद में जारी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के दूसरे इजलास का आज दूसरा दिन है। मीटिंग में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किलिंग जैसे मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। पीर को समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियार के मरकजी वजीर ममलिकत ए नारायण स्वामी ने कहा कि भारत अंत्योदय के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी डिजिटल इख्तरा की कहानी है। दूसरी जानिब मवासलात के वजीर ममलिकत देव सिंह चौहान ने कहा कि आज भारत के 96% गाँव 4G नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और 5G टेक्नोलॉजी मईशत के मैदान में गेम चेंजर साबित होगी। वहीं G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग गोवा में जारी है। इस सैरोजा इजलास का आज दूसरा दिन है। आज की मीटिंग में बहस का मौजू है कि डिजिटल हेल्थ में जिद्दत और हल के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे हासिल किया जाए। इसके साथ ही डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि ये सिटीजन सेंट्रिक हो और इसके साथ ही G20 के हेल्थ एजेंडे पर बहस आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया दोपहर को डिजिटल हेल्थ पर साइड इवेंट का इफ्तिताह करेंगे और इसके साथ ही वो डिजिटल हेल्थ पर एक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। दूसरे दिन की मीटिंग से पहले डेलीगेट्स ने आज सुबह गोवा की खूबसूरत बीच पर योग प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसमें सेहत के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने भी शिरकत की। भारत समेत दुनिया के 20 तरक्की पजीर ममालिक में आलमी ज़राअत की तरक्की के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पीर से शुरू हुई G20 कॉन्फ्रेंस में तमाम ममालिक के ज़राई साइंसदानों ने ज़राअत, ज़राई तालीम, तहकीक वगैरह के मसाइल पर गौर ख़ौज़ किया। आज इजलास का दूसरा दिन है और भारत की जानिब से मोटे और कदीम अनाज को फ़रोग़ देने के लिए आज एक महर्षी तजवीज़ पेश की जा रही। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वीके सिंह ने पीर को कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वीके सिंह ने कहा कि काशी से दुनिया भर में एक मुहिम शुरू की जा रही है और मां अन्नपूर्णा का शहर काशी अपने खाने पीने के जरिए दुनिया को सेहतमंद रखने का पैगाम देगा। वाराणसी से हुकूमत हिंद के सामने ग़िज़ाइयत, खुराक की तहफ़्फ़ुज़, माहौल दोस्त खेती को फ़रोग़ देने की तजवीज़ पेश करेगी। वाज़ेह रहे कि G20 कॉन्फ्रेंस मुल्क के 60 शहरों में होने वाली है, जिसमें 200 इजलास मुनक़िद होंगे और 100वें कॉन्फ्रेंस काशी में हो रही है। वाराणसी में G20 इजलास जारी है। रुकन ममालिक के नुमाइंदों को वाराणसी की सकाफत से वाकफियत हासिल करने का मौका मिलेगा। काशी में ही दीनदयाल हस्तकला संकुल में लकड़ी के खिलौनों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। हमारे नामानिगार हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने खिलौना कारीगरों से बातचीत की है।
G20 की बैठक काशी में, और काशी के जो जीआई उत्पाद हैं उनमें एक है लकड़ी के खिलौने। बैठक तो कृषि पर है, लेकिन जो वाराणसी के उत्पाद हैं उनको भी दिखाया जाएगा। प्रतिनिधि देश जो हैं G20 के जो सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधियों को। रामेश्वर जी हैं लकड़ी के खिलौने के बहुत बड़े कारीगर हैं, वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं लकड़ी के खिलौनों के मामले में। रामेश्वर जी, चूँकि ये केवल खिलौने नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग G20 को किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं लकड़ी के खिलौनों के प्रचार प्रसार के लिए। ये आपके हाथ में गणेश जी हैं, पंचमुखी गणेश जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों ले रखा है आपने? सबसे पहले मैं मतलब कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये 20 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं हमारे काशी में, ये बहुत बड़ी हमारे देश के लिए उपलब्धि है। और हमारा जो व्यापार है सभी जो राष्ट्राध्यक्ष के साथ 20 देश के साथ में अच्छा चलेगा, ये हमारी मानना हमको है। और हम लोग जो है बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ के लिए करके कि जो हमारे गेस्ट आएंगे उनको हम सबसे पहले ये पंचमुखी गणेश जी भेंट करेंगे, जो कि हमारे गणेश जी जो हमारे आराध्य देवता भी हैं और शुभ मतलब कि इसको माना जाता है। हमारी संस्कृति में भी गणेश जी का बड़ा ऊंचा स्थान है और गणेश जी के द्वारा ही हम इस काम को शुभारंभ करेंगे। ये G20 की जो बैठक काशी में हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि केवल आपके खिलौने ही नहीं, कृषि उत्पादों के बारे में भी चर्चा होगी, यहाँ के जो जीआई और उत्पाद हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी, तो इसको आप लोग, चूँकि आप लोग लकड़ी के खिलौनों के कारीगर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, वाराणसी के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, वाराणसी का इसका बड़ा नाम किया है आप लोगों ने, इसको कैसे देखते हैं? जो G20 के ये जो लोग आ रहे हैं उसमें हमारा बनारस का 14 जीआई हुआ है और 14 जीआई के सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि अपने जो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 देश के लगभग पहुँचाएँ और वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पर आए, यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ जाए, जिससे कि एक हमारी भारतीय जो परंपरा, जो संस्कृति का बहुत बड़ा एक अनोखा एक संगम है। और इसको हम इस तरह से देखते हैं, हमारे व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों के पास इतना काम मिल जाएगा कि कहीं पे लोगों को पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम देश में रहेंगे, अपना काम करेंगे, विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा हम लोग का सौभाग्य है। देखिए कितनी बड़ी सोच है इनकी, अपने सांसद की जो सोच है उसी को ये बता रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री की सोच को बता रहे हैं कि इतना काम मिल जाएगा कि पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न बनारस से और न देश के बाहर। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, हस्तकला संकुल, वाराणसी। और महंगाई के महाज पर अच्छी खबर है। खुर्दा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के महाज पर भी राहत की खबर है। मार्च के महीने में थोक महंगाई की शरह में कमी दर्ज की गई है। मार्च के महीने में थोक महंगाई फरवरी के 3.85% के मुकाबले कम होकर 1.34% पर आ गई है। थोक महंगाई शरह के अदाद-ओ-शुमार गुज़िश्ता 29 महीनों में सबसे कम है। मार्च 2022 में थोक महंगाई की शरह 14.62% थी। 12 अप्रैल को जारी अदाद-ओ-शुमार में खुर्दा इफराती ज़र गुज़िश्ता माह कम होकर 15 महीने के सबसे कम सतह 5.66% पर आ गई। मार्च 2023 में इफराती ज़र की शरह में गिरावट खास तौर से बुनियादी धातु, ग़िज़ाई मसनूआत, टेक्सटाइल, गैर ग़िज़ाई अशिया, मादनियात, रबर, प्लास्टिक की मसनूआत, खाम पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कागज़ और कागज़ी मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से थी। और इल्तवा में पड़े सारिफीन के मामलात के निपटाने के ज़िम्न में साबका कोशिशों की कामयाबियों को देखते हुए हुकूमत एक खास पहल कर रही है। आज मुंबई में रियल एस्टेट शोबे से वाबस्ता शिकायतों का मौसर तरीके से इजाला कैसे करें, इस पर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र सरकार के ताउन से की जाएगी। सारिफीन के कमीशन के कुल मामलों में रियल एस्टेट के मामले तकरीबन 10% हैं। अब तक सारिफीन की तरफ से मुख्तलिफ सारिफीन कमीशनों में 2,30,517 मामले दायर किए गए हैं और अब तक 1,76,895 मामलों को निपटाया जा चुका है, जबकि 53,622 मामले इल्तवा में पड़े हुए हैं। रिहायशी शोबे से मुतालिक मामलात के इज़ाले के लिए रेरा और NCLT जैसे अलहदा ट्राइब्यूनल होने के बावजूद मुख्तलिफ सारिफीन कमीशनों में ज़ेर इल्तवा मामलात की मुद्दत
बढ़ रही है। ये पहला मौका है कि जब महकमा रियल एस्टेट शोबे में सार्फिन की शिकायतों के इजाले के लिए इतने बड़े पैमाने पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा है। और बिहार में शरपसंदों ने एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया है। पटना में माइनिंग डिपार्टमेंट की खातून इंस्पेक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रियासत में रेत माफिया की दहशत से सरकारी अफसरान भी परेशान हैं और इत्तला के मुताबिक शरपसंदों ने पुलिस और कानकनी महकमे की टीम पर हमला कर दिया, जो रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बेहटा थाने के पपरियों में पहुंची थी। हमले में माइनिंग डिपार्टमेंट की खातून इंस्पेक्टर और दीगर अहलकार जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही करीबी थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। और अपना घर जहां हकीकी घर जैसा माहौल हो, जहां से आपको वापस जाने का कभी दिल ना करे, आइए आपको ऐसे ही घर में लिए चलते हैं। अपना घर का मतलब है वो घर जहां अपनायत की खुशबू हो। जी हाँ, इस घर का नजारा कुछ ऐसा ही है। वैसे ये बेसहारा बुजुर्गों का ओल्ड एज होम है, लेकिन यहाँ खाना पेश करते, खेल खिलाते और जरूरी काम करते ये लोग किराए के लोग नहीं हैं, बल्कि ये सब अपनी मर्जी से ये सब करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इन लोगों के दिल को सुकून मिलता है। तो इनके लिए हर तरह की सुविधा जहाँ बनाई गई है, बड़ी आलीशान कमरे हैं, टेलीविजन है, अखबार पढ़ने के लिए मिलता है, मैगजीन भी आते हैं, तो जहाँ बुजुर्ग लोग बैठकर खूब अपना समय अच्छी तरह बिता सकते हैं। तो हर तरह की सुविधा हमने यहाँ दी है। बुजुर्ग शहरियों के लिए अपना घर नाम से ओल्ड एज होम का कयाम 27 नवंबर 2006 को रसवती देवी मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट ने हवेली कला गांव रूपनगर शहर में किया था, जहां बुजुर्ग शहरियों को घर जैसा माहौल, सुकून और तनाव से पाक जिंदगी फराहम की जा सके, जहां अपने ही बच्चों के हाथों ठुकराए गए या हालात से मजबूर बुजुर्गों को अपनी जिंदगी के आखिरी साल आराम से गुजारने का इंतजाम किया गया है। इनके साथ जो भी इनकी शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे आंखों का ऑपरेशन है या दांतों की प्रॉब्लम है या कुछ बुखार है या कुछ छोटा मोटा दर्द है, तो उसकी सारी जो है वो उनकी दर्द को और उनके सारे जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए डॉक्टर साहब की विजिट करवाते हैं और कभी कभार इनको लेके भी जाते हैं। 16 सितंबर 2007 को शुरू किया गया बुजुर्ग शहरियों के मुस्तकिल रिहाइश के लिए इस घर में बिस्तरों के साथ साफ कमरे, अलहदा अलमारी, खाने पीने की मुकम्मल सहूलत और एक बड़ा हॉल भी है, जहां सोफे और कुर्सियां भी रखी हैं। हर जबान की अखबारात और मजहबी किताबें, तफरीह के लिए टीवी और इंडोर गेम्स का भी एहतमाम किया गया है। इसके अलावा यहाँ दिन में वक्त गुजारने वाले बुजुर्गों के लिए पढ़ने के मवाद और हल्के नाश्ते का भी इंतजाम किया गया है। बुजुर्गों की सेहत की देखभाल के हवाले से यहाँ मेडिकल चेकअप का भी इंतजाम है। ये घर 1400 मुरब्बा गज पर फैला हुआ है। पूरे रूपनगर जिले में ये वाहिद घर है जहाँ बुजुर्गों को अपना बुढ़ापा आराम से गुजारने का मौका मिलता है। इस घर का सारा खर्च ट्रस्ट बर्दाश्त करती है। भाई हमारे कैंसर की वजह से गुजर गए, इसलिए मेरे वहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं था और पैर की तकलीफ की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ अभी ठीक है, घर जैसा माहौल है। बाकी दूसरे रिश्तेदारों के पास ठहरने के बजाय मैं यहाँ ठहरना अच्छा समझा। मैं जी यहाँ 2017 से हूँ। मेरा नाम जिंदर सिंह है। 2017 में मैं यहाँ पर आया था और उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मुझे कोई देखने वाला नहीं था वहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ बहुत अच्छे हालात हैं जी, सारा बहुत अच्छा खाने पीने का सब ध्यान रखते हैं। इस बदलते दौर में सीनियर सिटीजन का तस्वुर भी बहुत तेजी से बदल रहा है। ओल्ड एज होम में रहने का खौफ भी अब कम हो रहा है। बुजुर्ग अब ये समझने लगे हैं कि एक मुहज्जब और आरामदेह शेल्टर होम में रहना बच्चों के रहमो करम पर रहने से 1000 दर्जे बेहतर है, जहां वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सके। ऐसे ही एक काबिल एहतराम जगह अपना घर है, जो बुजुर्गों को फख्र के साथ पनाह देता है। पीछे रह जाने वाले बुजुर्गों को यहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। पंजाब से अवतार सिंह की रिपोर्ट, उर्दू खबरें।
और हरियाणा के करनाल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां राइस मिल की 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है। इमारत के मलबे में कई मुलाजमीन के दबे होने का खदशा है। राइस मिल के मुलाजमीन इस इमारत में ही सोते थे। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव का काम जारी है। भारत ने सिन्फी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए UN विमेंस के 5 लाख अमेरिकी डॉलर का अतिया दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने पीर के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन के अहम रज़ाकाराना बजट में भारतीय हुकूमत के ताउन का एक चेक सौंपा। कंबोज ने ट्वीट में बताया कि भारत का मॉडल ख़वातीन की क़यादत में तरक्की का है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, तालीम और निचली सतह पर ख़वातीन की क़यादत पर जोर दिया गया है। UN ख़वातीन की अंडर सेक्रेटरी जनरल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा समी बखौस ने चेक वसूल किया। कंबोज ने सिन्फी मसाफ़ात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिन्फी मरकज़ी धारे में शामिल करने के अहदाफ के लिए हुकूमत हिंद के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। सूडान में तख्ता पलट के लिए फौज और बाकी नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान लड़ाई जारी है। इस तनाज़े में अब तक 185 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1800 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दारुल हुकूमत खर्तूम के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हुई है और लड़ाई के 22 हेल्थ वर्कर्स जख्मियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दारुल हुकूमत खर्तूम समेत कई इलाकों में फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी है। दरियासना भारतीय हुकूमत ने सूडान में रहने वाले अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में उन्हें घर पर रहने का मशवरा दिया गया है और अब वज़ारत ख़ारजा ने अपने लोगों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने सूडान में जारी तनाज़े और इसकी नौयत की शिद्दत की मजम्मत की है। उन्होंने सूडानी मुसल्लह फ़ौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के रहनुमाओं से फौरी तौर पर दुश्मनी ख़त्म करने और अमन बहाल करने और बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की अपील की है। और नाज़रीन, अब पेश हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नजर डालते हैं उर्दू के अखबारात में और बात करते हैं रोज़नामा इनकलाब की, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है ज्ञान वापी में नमाजियों के वज़ू का इंतज़ाम किया जाए। अंजुमने इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की ज़िला इंतज़ामिया को खुसूसी हिदायत। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है कोरोना के हवाले से है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जहां 24 घंटे में कोरोना के 137 नए मरीज मिले हैं और इंतज़ामिया अलर्ट हो गई है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो बैनुल अक़वामी सफ़े से हमने ली है। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आखिरी अशरे में मस्जिद हराम में ज़ायरीन की तादाद में बहुत ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है और यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। और इसके अलावा इसी के नीचे एक और सुर्खी है, जहाँ ईद उल फितर पर सऊदी अरब में शदीद बारिश और तूफ़ान का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी पर, जहाँ राजनाथ सिंह ने के बयान इसमें शाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान कदीम रिवायत से जुड़ने के बाद सकाफती निशात सानिया के दौर में दाखिल हो गया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ। और अब बात करते हैं खेल के खबरों की, जहां IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच हैदराबाद के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ने अब तक 4-4 मैच खेले हैं, जिनमें से दोनों ने 2 मैच जीते हैं, जबकि दोनों को 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और IPL के 24वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स जीत की पटरी पर लौट आई है, जबकि
आरसीबी की टीम को इस बार अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दिलचस्प मुकाबले में आरसीबी के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने मुकर्ररा 20 ओवर में 226 रन बनाए। जवाब में आरसीबी की टीम 8 विकेट पर 218 रन ही बना सकी और उसने मैच गंवा दिया। और नाजरीन, बुलेटिन में अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।